हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हमने रॉक पेंटिंग की रॉक पेंटिंग के विषय में चर्चा की थी। आज हम अजंता पेंटिंग के विषय में चर्चा करेंगे। अजंता के विषय में आप जानते ही हैं कि अजंता महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ पर एक अजंता नाम की एक पहाड़ी है। वहाँ पर अ, जो 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 पहाड़ी पर जो गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं के अंदर है जो चित्र मिलते हैं, उन चित्रों को अजंता चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पहाड़ी है, एक अजंता गांव भी है यहाँ पे। इस गांव के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम है वो अजंता पड़ा, ऐसा माना जाता है। तो अजंता गांव के पास, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में जो अजंता गांव है, वहाँ पर जो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में पर्वत को काट करके 34 गुफाएं बनाई गई। 34 गुफाएं, जिसमें एक गुफा और भी कहा जाता है, 15वीं गुफा एक छोटी गुफा और मिली है, लेकिन 29 गुफाएं हैं वही मानी जाती हैं। और उन 29 गुफाएं हैं, उनकी छतों पे और दीवारों पर है उन पर एक सुंदर चित्रकारी है वो की गई। लेकिन अब जो हमें जो चित्र मिलते हैं वो सभी 29 गुफाओं के चित्र नहीं मिलते हैं, क्योंकि समय के अनुसार है वो चित्र है वो नष्ट हो गए हैं। केवल जो 6 गुफाएं हैं, जिसमें 9वीं है, 10वीं है, 16वीं है, 17वीं है और पहली और दूसरी है, उन गुफाओं के चित्र है वो हमें मिलते हैं। और ये इन चित्रों की अब समय की बात करें तो इन चित्रों का जो समय है, अजंता चित्रकला का के चित्रों का जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के, अर्थात शुंग काल से लेकर के 7वीं शताब्दी तक, अर्थात चालुक्य शासनकाल तक है, या हर्षवर्धन के शासनकाल तक। चालुक्य शासनकाल हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी तक के चित्र है वो हमें इन गुफाओं के अंदर है वो मिलते हैं। जहाँ तक हम इन चित्रों की बात करते हैं तो ये इन जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर है, एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि अजंता की जो चित्रकला है वो हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्राचीन जो काल है उसकी चित्रकला का एक तरह से हम अजंता की चित्रकला को हम श्रवण काल कह सकते हैं। और इन चित्रों का जो विषय है वो धार्मिक विषय है, क्योंकि ये जनता की चित्रों को उत्कीर्ण करने का जो श्रेय है, बौद्ध भिक्षु है वो वहाँ पर उपासना करते थे। और यहाँ पे क्या है कि दो प्रकार के गुफाएं मिलती हैं। एक को विहार कहा जाता था, एक पर जो 25 विहार यहाँ मिलते हैं, और 4 गुफाएं हैं वो चैत्य से संबंधित हैं। तो जो विहार है वहाँ पर, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, और बुद्ध और अपने शिष्यों के साथ है जो आध्यात्मिक विषयों में वार्तालाप है वो यहीं होती थी, विहार के अंदर है। जबकि चैत्य है वो मंदिर होते थे, जहाँ पूजा स्थल है, उनको चैत्य कहा जाता था। जो 4 गुफाएं हैं वो चैत्य के रूप में, और जो 25 गुफाएं हैं वो विहार के रूप के अंदर है, विहार के रूप में है वो जानी जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे जो चित्र मिलते हैं वो अर्धचंद्राकार आकृति की गुफाएं हमें मिलती हैं, और उन गुफाओं के अंदर है वो हमें जो चित्र है वो देखने को मिलते हैं। जहाँ तक इनकी चित्रों की हम बात करें तो सबसे पहले इन चित्रों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो अंग्रेज़ों को जाता है कि 1819 के अंदर एक अंग्रेज़ी टुकड़ी है वो शिकार के सिलसिले के अंदर है वो गई, और यह अजंता की गुफा तक पहुंच गई और वहाँ उनको चित्रों की जानकारी मिली। उसके बाद में है वो लगातार है वो इन पर शोध हुआ, और अजंता की बहुत से चित्र है वो प्रकाश में आए। तो इन चित्रों की जब हम बात करते हैं तो इन चित्रों को हम जैसे कि जो इनकी जो चित्रों की जो हम जो कहें कि इसकी जो तकनीक है उसको फ्रेस्को टेम्परा पेंटिंग है वो कहा जाता है। हालांकि फ्रेस्को पेंटिंग है उसके अंतर्गत तो क्या होता था कि पहले जो एक प्रकार से जो दीवार है उसको किसी नुकीले हथियार से है उस पर छिद्र किए जाते थे, उसको ठोका जाता था। उसके बाद में उस दीवार पर है जो आपके घास फूस है, जो बाल वगैरह हैं या मिट्टी और गोबर है, उसका लेप किया जाता था, और फिर उस पर सफ़ेद खड़िया से मिट्टी की लेप दी जाती थी। और जलवायु को ध्यान में रखते हुए
इसकी सतह को भलीभांति एकदम ठीक किया जाता था। उसके बाद में एक एक फ्रेस्को के अंदर है वो दिल्ली के अंदर वो किया जाता था, और जो ये अजंता के चित्रों में यात्रा में देखने को मिलता है कि सूखी दीवार पर किया जाता है। तो टेम्परा पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, टेम्परा जो पेंटिंग है उसके चित्र है वो हमें अजंता के चित्रों के अंदर हम देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा कि अजंता की जो चित्र की गुफाओं के जो चित्र बनते हैं वो एक प्रकार से फर्स्ट सेंचुरी से 7वीं सेंचुरी मैंने बताया। तो इसमें क्या है कि जो शुंग काल है, कण्व है, जो गुप्त काल है, वाकाटक काल है, चालुक्य जो शासक है उनके काल के अंदर ये कला विकसित हुई। हालांकि ये कला का प्रारंभ है, चित्र जो अजंता पेंटिंग का जो प्रारंभ है वो तो शुंग काल में शुंग काल में प्रारंभ हो जाता है, और लेकिन गुप्त काल इसका स्वर्णिम काल है वो कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के अंदर अब ये अजंता की जो अजंता अपने पीक पे वो पहुंच गई थी। तो अजंता की जो चित्र है वो एक भारतीय चित्रकला की एक महान परंपरा को है वो दर्शाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अजंता की जो 29 गुफाएं हैं, जो अर्धचंद्राकार जो चट्टान है उस पर ये इसके चित्र है वो हमें मिलते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो चित्र मिलते हैं उसमें 9वीं और 10वीं गुफा के जो चित्र है वो सबसे प्राचीन है, शुंग काल के माने जाते हैं, और 16वीं और 17वीं गुफा के चित्र है वो गुप्त काल के माने जाते हैं, जो चित्रकला की दृष्टि से हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इन 16वीं 17वीं गुफा के अंदर जो चित्र है, जिसमें एक मंडासन राजकुमारी का चित्र है, जिसमें राजकुमारी है उसका चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ दिखाया गया है, और एक तरह से उसके साथ है उसकी दासियाँ वो खड़ी हुई हैं। माता और शिशु का चित्र, मदर और चाइल्ड का चित्र है वो काफ़ी आकर्षक हैं और काफ़ी सुंदर हैं और काफ़ी प्रभावशाली है वो जान पड़ते हैं। जबकि प्रथम और जो दूसरी गुफा उसके जो चित्र हैं वो 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को इन चित्रों के अंदर जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को फारसी जो दूतमंडल है उसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है। और 8वीं और 12वीं और 13वीं जो गुफाएं उनके चित्र है वो एक तरह से ख़राब हो चुके हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस है वो खो चुके हैं। लेकिन गुफा संख्या 17 के अंदर सबसे ज़्यादा चित्र है वो हमें जो मिलते हैं। तो इसके जो चित्र हैं वो ज़्यादातर जैसे मैंने आप बताया कि बुद्ध से संबंधित हैं। 550 जो जातक कथाएं हैं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का अंकन किया गया है। तो इसकी जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथा है उससे हमें उस तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें जो 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 कहना चाहिए कि इसमें जो कुछ गुफाओं में जो वाकाटक और चालुक्य शासकों के जो संरक्षण में कुछ के संरक्षण के अंदर भी कुछ गुफाओं के चित्र बने हैं। और जो अजंता जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रेक्सो पेंटिंग है, वो जो है फ्रेक्सो टेम्परा पेंटिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जैसे हम टेम्परा पेंटिंग कह सकते हैं कि टेम्परा पेंटिंग के अंदर क्या होता है कि एक दृश्य को दूसरे दृश्य से अलग करने वाली है वो रेखाएं नहीं दिखाई गई हैं इसके अंदर, और इससे क्या होता है कि एक दृश्य और दूसरे दृश्य के अंदर मिल जाते हैं। तो इनके चित्रों की एक थोड़ी सी विशेषता ये है कि इनमें चित्रों के अंदर डिवाइडेशन है वो नहीं किया, चित्र के दृश्यों के अंदर डिवाइडेशन किया गया, तो एक दृश्य है दूसरी घटना के अंदर मिल जाते हैं। और चित्रों के पास है वो छोटी छोटी आकृतियाँ भी बनाई गई है जो एक तरह से केंद्रीय जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ है वो जाती भी दिखाई देती है। तो इसमें अजंता की चित्रकला के अंदर है जो चित्रकारों ने जो चित्रों को इतनी कुशलता से बनाया गया कि वो एक तरह से हमें सजीव प्रतीत होती हैं। और चित्रों के अंदर क्या है कि हालांकि विषय धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होते हुए भी है वो धर्मनिरपेक्ष संदेश भी ये चित्र है वो देने का प्रयास करते हैं। और इसमें प्राचीन भारत के जो संपूर्ण जीवन के विविध विषयों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजकुमार अपने प्रसादों के अंदर है, नारियां अपने अंतपुर में है, अपने कंधों पर बोझ लटकाए हुए मजदूर हैं, भिक्षु हैं, कृषक हैं, सन्यासी हैं, और भारत के अनेक जो पशु पक्षियों हैं और पुष्पों के साथ है वास्तु के चित्रण है उसमें मिलते हैं। तो इन चित्रों के अंदर भारत के जो मानव जीवन के संपूर्ण जो जीवन है उसकी झांकी हमें मिलती है, मतलब विभिन्न जो पहलू है उनकी जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें एक तरह से क्या है कि इन चित्रों के जीवन के प्रति एकता का संदेश दिया गया है। कलाकारों ने जीवन के सभी रूपों को है वो समान रूप से महत्व दिया गया है। तो एक तरह से जो वास्तविक जीवन की जो तस्वीर है वो प्रस्तुत की गई इन चित्रों में। तो मैंने जैसे बताया कि उद्देश्य धार्मिक था,
क्योंकि बुद्ध के उपदेश और जातक कथाओं से संबंधित चित्र इसमें बनाए मेन रूप से बनाए गए थे। लेकिन उसके साथ जो चित्र बने, उन चित्रों के अंदर हमें जीवन के दूसरे पहलू है, उसमें उसके जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो चित्र मिलते हैं, उसमें जैसे अप्सराओं के चित्र हैं, वो भी हमें मिलते हैं। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं उसके अंदर जो पद्मपाणि बोधिसत्व है, उसका चित्र है, वो महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें बुद्ध को एक हाथ के अंदर कमल लिए हुए, सीधे हाथ में कमल लिए हुए दिखाया गया है। मार विजय का जो चित्र वो प्रमुख है, जिसके अंदर बुद्ध है को एक तरह से उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया जाता है। सुंदर स्त्रियां उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन जो जो उसकी जो तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी बुद्ध की परीक्षा है वो ली जा रही थी। इसमें जहाँ तक इस चित्रों के अंदर जो रंगों का जो प्रश्न है, तो इसमें खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। जो गेरू से लाल रंग है, और नील से नीला रंग है, या और चूने से सफ़ेद रंग है, और काजल से काला रंग है, वो एक तरह से है वो प्राप्त किया जाता है। मतलब खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अजंता की चित्रकला में हमें जो शांति है, करुणा, उल्लास, स्थिरता और सौंदर्य भक्ति की भावना है, वो हमें दिखाई देती है। और इसमें भाव प्रवणता ही अजंता चित्रकला की एक तरह से भावों को अच्छी तरह से व्यक्त करना है, अजंता चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो इसमें अजंता चित्रकला की चित्रों की रेखाएं हैं, वो एक तरह से बैलेंस है, और एक प्रकार से चित्रकारों ने उन रेखाओं को बड़ी कुशलता से प्रदर्शित किया है। और इसके अंदर चित्रकला के अंदर जो रंगों का संयोजन है, कम्बिनेशन है, जो कलर कम्बिनेशन है, जो जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया, वो ज़बरदस्त है। और इन चित्रों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, गेरुआ रंग है, हरा, काजल, नीला और चूने रंग का का प्रयोग है, वो किया जाता था, किया गया है। और अजंता के चित्रों की विशेषता है कि इसमें नारी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और भारतीय परंपरा के अनुसार नारी को जो ऊंचा स्थान है वो प्रदान किया गया है। और इसके चित्रों में भौतिक और आध्यात्मिक इस अजंता के चित्रों में जीवन की जो एक भौतिक पक्ष है और आध्यात्मिक पक्ष, दोनों का सुंदर जो समन्वय है वो दिखाया गया है। तो दोनों का समन्वय है वो हमें देखने को मिलता है, दोनों का कम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें टेम्परा जो तकनीक है, चित्रकला की जो टेम्परा तकनीक है, उसको इस्तेमाल किया गया है। और जो पद्मपाणि का चित्र जो हम देखते हैं, उसके अंदर बुद्ध को शांत अवस्था में दिखाया गया है, एक तरह से ध्यान की मुद्रा के अंदर आंखें अंध मुद्दी नीचे दिखाई गई हैं। ये पद्मपाणि का चित्र गुफा नंबर प्रथम के अंदर मिलता है हमें। और गुफा नंबर प्रथम में मार विजय का विवेचन, जैसे मैंने आपको बताया, ये गुप्त वाकाटक काल की का चित्र है। और इसमें एक स्टोरी है जिसको चित्रित किया गया है, जिसमें बुद्ध अपने बुद्ध के ध्यान है उसको एक तरह से को भड़काने का प्रयास किया गया है, और कैसे एक युवा लड़की है वो किस तरह से है वो उसके ध्यान को भंग करने का प्रयास करती है, उसका चित्रण है वो मार विजय के अंदर किया गया है। तो ये दो चित्र हैं, मार विजय और पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है, वो एक तरह से है वो प्रमुख माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अजंता का जो चित्र है, अजंता की चित्रकला है, उसमें बुद्ध और बोधिसत्व और जातक कथाओं का जो वर्णनात्मक है वो विवरण हमें मिलता है। तो क्योंकि इसमें जो हम चित्रों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो चित्रों के जो विषय हैं, उन विषयों की जब हम बात करें, तो इसमें एक तरह से जो विषय हैं वो एक तो रूपात्मक है, और एक वर्णात्मक है, और एक अलंकारिक है ना। तो तीन विषय मिलते हैं, विषय वस्तु तीन विषय मिलते हैं। तो एक तरह से क्या है कि वर्णात्मक तो क्या है, बुद्ध के जो जन्म विभिन्न जन्मों का जो वर्णन है, चित्रों के माध्यम से क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से किस जन्म में वो किस तरह से रहे। तो इस तरह से वर्णात्मक चित्र हमें मिलते हैं। रूपात्मक चित्र के अंदर क्या है कि एक ही दृश्य को दर्शाया गया है, और अलंकारिक के अंदर क्या है कि बुद्ध को एक तरह से हम कह सकते हैं कि चित्रों के पास है वो फूल पत्तियां हैं, उसको प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से जो चित्र है बुद्ध, इसमें इसके तीन विषय हैं, जिसमें रूपात्मक, वर्णात्मक, अलंकारिक है। जो तीनों चित्र है वो हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने लीनियर ड्राइंग है वो हमें मिलती है, कलर कम्बिनेशन अच्छा मिलता है, और चित्रों के अंदर जो वर्णात्मकता, एकता है वो दिखाई गई है। मतलब चित्रों के अंदर क्या है कि मेन सेंट्रल थीम है, उसके साथ साथ दूसरे जो पक्ष है उनको भी दिखाने का प्रयास किया। जैसे
मन्नासन राजकुमारी का चित्र है, उसके अंदर दूसरी महिलाओं को चित्रित करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अजंता का जो चित्र हैं वो एक तरह से इनके अंदर जो मेन थीम है उसके स्थान पर जो रिक्त स्थान है उसमें अप्सराओं के, गंधर्वों के, रेखसों के चित्र हैं, और छतों और जो कोनों आदि को सजाने के लिए पशु पक्षी, वृक्ष है, पुष्प है, नदी है, झरने का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब प्राकृतिक विषयों के चित्र भी मिलते हैं। और ये चित्र एक प्रकार के जो एक वज्र लेप से बने हुए हैं, और हालांकि अधिकांश आज सुरक्षित है लेकिन काफ़ी है वो नष्ट हो चुके हैं। तो अजंता के चित्र की जो विशेषता हम कहें कि इसमें रियलिटी है, और इसमें एक तरह से सजीवता है और एक प्रभावपादक है, और इसमें जो प्रेम है, करुणा है, लज्जा है, हर्ष है, उल्लास है, भय है, मैत्री है, चिंता है, घृणा है आदि जो 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 मानव के इमोशंस हैं उनको बड़े सशक्त और ढंग से है वो प्रदर्शित किया गया है। मतलब चित्रों के अंदर जो सजीवता लाने का प्रयास किया गया है, प्रभाव लाने का प्रयास किया गया, और मानव के जो इमोशंस हैं जिसमें जो प्रेम है, करुणा है, या लज्जा को दिखाया गया है, उल्लास को दिखाया गया है। तो इस तरह से अलंकरण के अभिप्रायों में अंतता से मिलती है। छोटे छोटे विवरण में इतनी विविधता मिलती है कि उसकी पुनरावृत्ति है वो दुर्लभ है। तो अजंता का जो चित्र हमने चर्चा की, तो उसमें बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र है वो प्रमुख है, जिसमें बुद्ध है वो अपने जो एक तरह से अपने अपने पुत्र है और पुत्री अपने परिवार को छोड़ करके है वो किस तरह से पलायन कर जाते हैं। मन्नासन राजकुमारी का चित्र है, जो हमने पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र की बात की, और बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता का चित्रण किया गया है। राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, और ज्ञान प्राप्ति के साथ बुद्ध है वो यशोधरा और राहुल से जैसे मिलते हैं, तो उसका चित्रण भी किया गया है। तो इसमें क्या है कि एक जैसे एक चित्र में एक धार्मिक भावना है जिसमें एक स्त्री और बालक को भिक्षा मांगते हुए दिखाया गया है, तो तेजस्वी बुद्ध के चित्र में पाई जाती है को प्रदर्शित किया गया है। और इसके अंदर ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो स्त्री और बालक है वो एक तरह से बुद्ध की पत्नी यशोधरा है और राहुल है। और तो उसमें एक तरह से इस चित्र का चित्रण है वो भी एक तरह से बहुत सुंदर ढंग से है वो चित्रित वो किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजंता चित्रकला है के जो चित्र हैं जो हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक मिलते हैं, ये चित्र वास्तव के अंदर है प्राचीन भारतीय चित्रकला की एक अद्भुत धरोहर है। लेकिन वर्तमान में ये चित्रकला हालांकि इसको अजंता को यूनेस्को के द्वारा है 83 के अंदर है विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। ये विश्व धरोहर की सूची के अंदर ये आ गया है, लेकिन फिर भी है इसके चित्र है वो उनको और ज़्यादा संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन चित्रों के द्वारा तत्कालीन विभिन्न जीवन के विभिन्न पक्ष है उसकी जानकारी, और जो उस समय की जो विचारधारा है उसकी सोच है उसकी जानकारी वो हमें मिलती है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि अजंता की चित्रकला है वो हमारी एक महान धरोहर है जिसको एक प्रभावी ढंग से वो संरक्षित रखने की आवश्यकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।